हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, यानी अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, अर्धनारीश्वर। डियर स्टूडेंट, तो आपको हम बता दें कि इसमें हम लोग इसका लेखक के बारे में और साथ-साथ में इस अध्याय के भी संपूर्ण जानकारी लेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में, हिंदी भाषा में हम लोग इसका अध्ययन करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का, जिसका नाम क्या है, अर्धनारीश्वर। बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को हम यानी समझाने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे का अगर बिल्कुल आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाया है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। आपको ऑल सब्जेक्ट का आपको इसी तरह से पूरा कोर्स कंप्लीट आपको यहाँ जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है कोई भी बच्चे जो है क्लास को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक आपको इस क्लास में बने रहना है। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग को चाहिए कि जम करके अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में आप लोग शेयर करें। और रेगुलर अगर क्लास जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को पता है क्लास का टाइमिंग 7:30 में हम लोग का रेगुलर होती है, क्लास होती है, ठीक है। 7:30 पीएम में होती है और एक 7 बजे एएम में जो है सौरभ सर लेकर के आ रहे हैं इंग्लिश का, उसका क्लास भी आप लोग मिस नहीं करेंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये जो होगा आपका यानी पार्ट का, इसके बारे में जानेंगे। पहले इसका पार्ट के नहीं, इसका राइटर का पहले हम लोग इसके बारे में पूरा इसका जीवनी को समझेंगे, ठीक है। लेखक के बारे में, तो लेखक कौन है आपको पता होगा, राम नरसिंह दिनकर। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, इसमें आपको बता दिया, इसका नाम तो बता दिया, इसका जन्म जो हुआ था। देखिए, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको यानी राइटर के बारे में पूछे जाते हैं, ये डेफिनेटली आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से यानी एक-एक क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। इस चैप्टर से सिर्फ आपका 2 से 3 नंबर जो है लेखक के बारे में आपको पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से अध्ययन करना है। तो देखिए, इसका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था, यानी 23 सितंबर 1908 को इसका जन्म हुआ था। अगर इसका निधन की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 को। एकदम नोट कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। कब निधन हुआ था, 24 अप्रैल 1934 को। और जन्म स्थान की अगर बात करें किसका, रामधारी सिंह दिनकर का, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अपना बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे कौन, रामधारी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था, जिसका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। जन्म स्थान बेगूसराय बिहार, ठीक है, अपना बिहार के। चलिए आगे देखिए, इसका माता का नाम अगर बात करें तो मन्नूप देवी है। पिता का अगर बात करें तो रवि शिन है, ठीक है। और इसका पत्नी कौन थी, यानी श्यामावती देवी। पत्नी का नाम क्या था, श्यामावती देवी। अब बात करते हैं इसका शिक्षा का। शिक्षा जो है ये कहां तक यानी कैसे हासिल किया था, देखिए प्रारंभिक शिक्षा आपने गांव में ही हासिल किया है, ठीक है। उसके आसपास यानी 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल मैट्रिक किया है, वो कब, 1928 में। और 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास से किया है। ये हिस्ट्री से जो है ऑनर्स किया है बीए, कहाँ, पटना कॉलेज से। चलिए आगे देखिएगा, वृत्ति प्रार्थनाध्यापक HE स्कूल बरबीघा, सब रजिस्ट्रेंट, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, भागलपुर विश्वविद्यालय में ये उप कुलपति भी रहे हैं, हिंदी सलाहक, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए ग्रुप में कार्यरत थे। साहित्यिक अभिरुचि 1925 में छात्र सौहार्द में पहली कविता प्रकाशित किया था। इसका पहला कविता जो है 1925 में छात्र सहोदर में पहली यानी कविता प्रकाशित हुआ था। देश का पटना में प्रकाश हुआ था। और प्रकाश बेगूसराय प्रक्रिया, कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित हुआ। ये सारा जो है ये कहा, प्रकाश बेगूसराय में, और प्रक्रिया यानी कन्नौज, ठीक है। ये छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित किया। उसके बाद आपकी बात करते हैं, 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता यानी पुस्तक प्रभंग प्रकाशित किया। कितना, 21 वर्ष की उम्र में। तो ये किसके बारे में बता रहे थे, अभी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बता रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसकी कृतियां, ये कौन कौन सी कृतियां इसका जो है प्रकाशित हुआ, उन सभी कृतियों के बारे में हम लोग एकदम बिल्कुल अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें देखिए प्रमुख इसकी काव्य कृतियां की अगर बात करें तो प्रभंग ये 1929 में इसका हुआ था, और रेणु 1935 में। ये भी ईयर के साथ आप लोग को पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हुंकार जो इसका 1938 में इसका शाया हुआ था। रसवंती जो 1940 में। और कुरुक्षेत्र जो 1946 में इसका क्या हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था। रसीमर्थी 1952 में, ठीक है। रसीमर्थी कब, 1952 में। नीलकुसुम ये 1954 में। नीलकुसुम कितना, यानी 1954 में। उर्वशी जो है 1961 में। और क्या है, यानी परशुराम की प्रतीक्षा ये 1963 में। कोमलता और कवित्व 1964। हारे को हरिनाम तो ये 1970। यानी सभी ये जो है इसका कृतियां हैं, जितने सारी कृतियां ये डेट के साथ भी मेंशन किया गया है। तो इन सभी चीजों को थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि हुंकार जो है यानी किसका जो है कृतियां है, या तो आपको यानी कविता है, कहानियां। तो ये जो आपको यानी इस तरह के जो है सवाल आएंगे तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ईयर अगर आप याद नहीं रख पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उर्वशी वाला आपको यानी सबसे ज्यादा सादा सवाल जो है उर्वशी वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे रेणु का भी एक, और कुरुक्षेत्र, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे। देखिए इसमें क्या है, अर्धनारीश्वर, हाँ मिट्टी, हाँ आदि थे प्रमुख गद्य कृतियां। इसका गद्य कृतियां की अगर बात करें
तो मिट्टी की ओर, ये 1946 में इसका प्रकाशित हुआ। अर्धनारीश्वर जो 1952, जो अध्याय में इसका शामिल है अर्धनारीश्वर चैप्टर, जिसका लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, ये कब शाया हुआ था, यानी 1952 में। क्योंकि सवाल आपसे यहाँ कभी कभी पूछा जाता है कि कब ये प्रकाशित हुआ था, तो ये 1952 में। संस्कृत के 4 अध्याय, ये 1956 में। कवि की भूमिका 1958, वटपील ये 1961 में। युद्ध कविता की खोज 1966 में। दिनकर की डायरी 1973 आदि में जो है ये कृतियां सभी जो है प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये सभी चीजों के बारे में आप लोग को आई होप आपको जानकारी पूरी तरह से हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तो अभी आपको बताए थे इसके जीवन के बारे में, आप लोग को हम बताया, इसका कृतियां भी बता दिए। अब चलते हैं इसका पुरस्कार और सम्मान कौन कौन सा इसको मिला है। देखिए, पुरस्कार की अगर बात करें तो संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, उर्वशी में जो इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से यानी सम्मान किया गया है। और ये जो है साहित्य जो है संस्कृत के 4 अध्याय में साहित्य अकादमी और उर्वशी में इसको क्या यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से सम्मानित किया गया, राष्ट्र कवि के रूपों में समादत किया गया। किसको, रामधारी सिंह दिनकर को, जो अपना बिहार के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, राष्ट्र कवि किसी कवि को जो है उपाधि नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक रामधारी सिंह दिनकर जी थे जिसको इसको ये उपाधि मिला था। चलिए अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर यानी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ और गद्यकार भी है। उनके गद्य में भी उनका कविता के गुण, ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और क्या यानी रूप धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ यानी मखड़ित हुई। और उनकी कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, इसका व्यक्तित्व की गहरी छाप है। उनकी भाषा कच्छ भी छिपा नहीं है, सब कुछ उजागर कर देती है। अब यह पाठकों श्रोताओं की यानी ग्रहणशीलता पर निर्भर है कि वह कितनी यहाँ जागरूक और चौकन्ना है। उनकी पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन के यानी सक्रिय निषेध का बल भी है, गोया वह ना खड़ा हो भी वाणी हो। ठीक है, तो दिनकर की ये जो सभी जो आप लोग को इसके बारे में बताया, इसका पाठ कौन कौन सा इसका ये जो था यानी पाठक थे, ये सारी चीजें के बारे में आपको हम बताएं। ठीक है, आप इसका दिनकर के छायावतर युग के कवि थे। आपसे सवाल पूछा जाता है कि दिनकर जी थे यानी किस काल के युग के कविता थे, ये छायावतर युग के प्रमुख कवि थे। ठीक है, कौन यानी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वो जो बहुत सारे भाषाओं का जानकार था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सारा चीज इसका मोटा मोटी आपको जो इसका इंपॉर्टेंट था वो सभी चीजों को आपको हम इसके बारे में बता रहे थे। किसके बारे में, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। यानी अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। इसका पूरा जीवनी को हम समझे क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इतने चीजों को हम आपको यानी नोट करवा दिए और सभी चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसका चैप्टर का अध्ययन करते हैं जिसका नाम क्या है, यानी अर्धनारीश्वर, 12th हिंदी चैप्टर 4। ठीक है, जिसका नाम क्या है, अर्धनारीश्वर। चलिए आप हम लोग अर्धनारीश्वर के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए इस प्रस्तुत निबंध, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर जो है ये क्या है, निबंध है, कविता है, कहानी है, तो आपको बताना कि ये निबंध है। क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्रकवि यानी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का यानी मिथिकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर जी ने यानी अपना कलिप्त भाव व्यक्त किया है। यानी क्या अपना यानी कलिप्त भाव जो है व्यक्त किया। मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और यानी पार्वती का कल्पित रूप होता है। यानी जो है ये आपको बता दे, यानी अर्धनारीश्वर में क्या होता है, आधा नर और आधा क्या है, पुरुष है। ठीक है, सॉरी नारी है। तो पुरुष और क्या है यानी स्त्री, यानी जो है आधा आधी, इसके बारे में बताया गया। और इसमें किसका काल्पनिक रूप बताया गया है, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और किसका यानी पार्वती का काल्पनिक रूप होता है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग क्या होता है यानी नारी का होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया, आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। ठीक है, इस अध्याय में इस चीज के बारे में इसको जो है ये किया है। चलिए आगे देखिए, अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए। यानी स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का भी अगर भेद नहीं होना चाहिए। स्त्री का काम जो है पुरुष भी कर सकता है, पुरुष का काम स्त्री भी कर सकता है। लेकिन आजकल हम लोग के समाज में अगर जो महिलाओं का अगर काम अगर पुरुष करता है तो उसके ऊपर क्या करता है, यानी अजीब उसके नजरिया से उसको देखते हैं और उसका मजाक कहीं ना कहीं बनाया जाता है। अगर स्त्री जो अगर पुरुष का काम करते हैं तो स्त्री का भी मजाक बनाया जाता है। तो इस तरह का भेदभाव होता है। लेकिन इस पार्ट में हमको एक मैसेज दिया है कि आप यानी किसी चीजों को जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, यानी कुछ समान मानना है तथा एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। जैसे हो तो बताया ना कि आपको एक का दोष दूसरे का गुण अगर वो ले लेता है तो उसको दोष ठहराता है। ठीक है, हो सकता है। अर्थात अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए तो उसकी मर्यादा कम नहीं होगी, बल्कि उसकी गुणों में अभिवृद्धि होगी। ठीक है, उसका मर्यादा कम नहीं होगा। लेकिन आजकल हम लोग के समाज में क्या सोचते हैं कि अगर उसका हम अगर काम करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यानी समाज में क्या मेरा मर्यादा छिन जाएगा। ठीक है, मेरा बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कृषि के विकास के बाद भी नारी की यानी प्रधानता आरंभ हो गई है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे क्या हो गया कि अब पुरुष के काम जो है स्त्री जो है करने लगे हैं। ठीक है, ये जो है क्या हो गया, यानी पराधीनता आरंभ हो गई, जिसमें कृषि में सबसे अधिक जो है अब जो धीरे धीरे महिला भी जो है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें भी हाथ बटा रहा है।
तो चलिए आगे देखिए, इसमें जिंदगी दो भागों में बट गई है, नारी घर और पुरुष बाहर रहने लगे हैं, दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए हैं। यानी जो है पहले जमाने से, वो जमाने से चलते आते हैं कि अगर जो है पुरुष क्या करेंगे, बाहर के काम करेंगे और स्त्री जो है घर के ही काम करेंगे और घर तक ही रहेंगे वो सीमित। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, नारी और पुरुष को एक समान उसको जो है क्या यानी नजर से देखना चाहिए, समान उसका अधिकार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि पुरुष को कहीं मतलब ज्यादा अधिकार मिला हुआ है तो कहीं स्त्री को भी मिला हुआ है, तो यानी एक समान जो है नहीं है, और आजकल इस तरह समाज में नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे, इसमें क्या कहता है कि नर कर्कश और कठोर हो गया है, युद्ध में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा, और ना ही सिंदूर वालियों को ही फिक्र है कि दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में यानी संदिग्ध वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधार के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये चीज आप देखिए, फिर से देखिएगा, इसमें जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा, ये अगर मतलब पुरुष नहीं सोचता, और ये सिंदूर वालियों यानी वो नहीं सोचते हैं, फिक्र नहीं है, फिक्र है सिंदूर वालियों को ही फिक्र है। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरव की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच मतलब बीच ना होकर कुंती और गंधार के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता, ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर किसके बीच अगर नहीं होता तो दुर्योधन और कौरव के बीच, दुर्योधन के बीच ना होकर, किसके कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर अगर किसके बीच होता, कुंती और गंधार के बीच होता, तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसमें कहता है रामदास जी दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है, किसकी यानी स्त्रियों के सम्मान पर यानी बढ़ाने की यानी बल दिया है। ठीक है, और उन्हें गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही है, और उन्होंने गांधी जी की पोथी द्वारा लिखित पुस्तक बापू की मेरी माँ यानी बापू मेरी माँ की भी यानी चर्चा की है, जिससे पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। अंततः हम कह सकते हैं कि दिनकर जी का एक बेहतरीन रचना है ये दिनकर राम अर्धनारीश्वर जो है, ये दिनकर जी का बहुत ही अति मतलब महत्वपूर्ण बेहतरीन रचना है। इसलिए बेहतरीन इसको रचना कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ जो है नारियों के सम्मान पर अधिक से अधिक ये बल दिया है, जोर दिया है, क्योंकि नारी को जो है समान अधिकार देना चाहिए, जितना पुरुषों को अधिकार है उतना नारी को भी जो है सम्मान देना चाहिए। ठीक है, ना कि उसको जो है मतलब उतना समाज में एक अलग नजरिया से उसको देखना, ये चीज गलत है। ठीक है, तो ये जो है रामदास जी दिनकर बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो ये जो आपका यानी बुक है, इसी बुक को हम लोग शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया, जिसका नाम क्या था, अर्धनारीश्वर चैप्टर का नाम था। आप लोग देखेंगे ये बुक इस तरह का होगा, इसमें हम लोग पूरा इसका जो सारांश निकाले एकदम बिल्कुल शॉर्ट्स में आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग बहुत शॉर्ट्स में समझा सके, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार का भी दिक्कत ना हो। ये जो चीज इसमें लिखा हुआ है, इन सभी चीजों को हम आपको यहाँ बारीकी से बताएं। ठीक है, तो चीज आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और भी एक दो बार आप लोग अच्छे से रीडिंग दे दीजिए। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में भी देखने को मिलेंगे। ये इतना सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो देख रहे हैं आप लोग, ये सभी जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में जो देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग जो अच्छे से एकदम बिल्कुल जम करके रहेंगे। ठीक है, तैयारी आप लोग करते रहिए, और इसी चैनल के माध्यम से आप लोग अच्छे से एकदम सभी सब्जेक्ट का आपको ऑलरेडी ऑल सब्जेक्ट का आपको जो हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।